नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 विज्ञान विषय के अपन अध्याय 5 दैनिक जीवन में रसायन का अध्ययन कर रहे थे। आज अपन इसके जो भाग 2 है उसका अध्ययन करने वाले हैं। हमने जो इसका पहला पार्ट था जिसमें अम्ल, क्षार और लवण उनके सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके बारे में और कुछ अम्ल और क्षारों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। उसके अंदर एक बिंदु आता है कि जो अम्ल एवं जो क्षार होते हैं ये दोनों जल में विलय हो सकते हैं। और इनका जो जलीय विलयन बनता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं तनु और दूसरा कहलाता है सांद्र। पहला है कि जो तनु हैं वो तनु अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। कि जो अम्ल या क्षार का ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अम्ल या क्षार से अधिक होती है, तो ऐसा जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल का तनु विलयन या क्षार का तनु विलयन कहलाता है। और दूसरा इसके अंदर बिंदु दे रखा है सांद्र। जो सांद्र है इस विलयन के अंदर विलयन जिसमें जल की मात्रा अम्ल या क्षार से क्या हो, कम होती है। यानी जिसमें अम्ल और क्षार की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार का जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है। यानी जो अम्ल और क्षार होते हैं वो जल में विलयशील प्रकृति के होते हैं और जल में विलय होकर के इनके द्वारा तनु और सांद्र 2 प्रकार के विलयन है वो बनाए जा सकते हैं। तनु विलयन जो होता है जिसके अंदर या तो अम्ल या क्षार है उसकी मात्रा तो क्या होगी, कम होगी। यानी उसके अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन हो सकते हैं, क्षार है तो हाइड्रोक्सिल आयन हो सकते हैं, उनकी मात्रा कम होती है और जो पानी है उसकी मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का विलयन होता है वो तनु विलयन। और ऐसा विलयन जिसमें अम्ल और क्षार यानी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयन है उनकी मात्रा है वो ज़्यादा होती है और पानी की मात्रा है वो कम होती है। तो इस प्रकार का विलयन होता है वो सांद्र विलयन कहलाता है। अब इसके आगे जो बिंदु आता है कि अलग अलग प्रकार के जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अम्ल और क्षार को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनमें से कुछ जो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं वो आपके सिलेबस में दे रखी है। जिसमें पहली जो परिभाषा आती है या पहली जो संकल्पना आती है आरेनियस संकल्पना, यानी अम्ल और क्षार की आरेनियस संकल्पना क्या है। जो आरेनियस है इसके द्वारा यानी आरेनियस संकल्पना के अनुसार वे पदार्थ या द्रव्य
जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी वे पदार्थ आर्यनीय संकल्पना के अनुसार जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार वे पदार्थ या द्रव्य जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं आयन OH माइनस देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। यानी आर्यनीय की संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं, जो आर्यनीय है इसकी संकल्पना के अनुसार कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको तो अम्ल कहते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। इसके अंदर जो कुछ उदाहरण हैं उन उदाहरण के द्वारा इनको दर्शाया गया है। जैसे जो अम्ल है उसके उदाहरण हैं और क्षार है उसके उदाहरण हैं। इसके अंदर उदाहरण के रूप में जैसे एक अम्ल है HCl, ये इसका जलीय विलयन है। AQ का मतलब एक्वायर्ड जलीय विलयन। तो ये जलीय विलयन है, तो ये जलीय विलयन के रूप में हमेशा क्या देगा, एक तो H प्लस और Cl माइनस के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये AQ, ये भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें 2H प्लस AQ के रूप में और सल्फेट आयन है। इसी प्रकार से जैसे नाइट्रिक अम्ल हो सकता है HNO3, तो ये H प्लस और NO3 माइनस इस रूप में, या हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बनिक अम्ल है, H प्लस और कार्बोनेट के रूप में। अब इन जितने भी प्रकार के ये जो अम्ल दिखाई दे रहे हैं, इन अम्ल के जलीय विलयन के रूप में आप देखते हो सबके अंदर क्या आ रहा है, H प्लस आयन आता है। तो ऐसे विलयन जो जलीय विलयन के अंदर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो वे सब क्या कहलाते हैं, H कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको प्रोटॉन भी कहा जाता है। और ये क्या है, एक प्रकार से मुक्त प्रोटॉन होता है। और हाइड्रोजन आयन या मुक्त प्रोटॉन है, इसकी
क्रियाशीलता क्या होती है, अधिक होती है। और इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण क्या होगा, ये जलीय विलयन के अंदर स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है। ये क्या करता है, जैसे ही इसका मुक्त प्रोटॉन निर्मित होगा तो ये मुक्त प्रोटॉन क्या करेगा कि जो H+ है वो क्या करेगा, जल के साथ में क्रिया करके और तुरंत ही H3O+, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। यानी H+ है वो मुक्त रूप में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, जल के साथ में क्रिया करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन है, उस हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से जो आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल या मुक्त प्रोटॉन है उसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, जो जल के साथ में क्रिया करके क्या कर लेता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार से इसके अंदर जो दूसरा आता है क्षार। क्षार के बारे में जो आरएनएस संकल्पना के अनुसार जो परिभाषा दी गई थी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे इसके अंदर एक उदाहरण आ सकता है KOH। तो अगर इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो एक पोटेशियम आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सब क्षार है। जैसे दूसरा आ सकता है NaOH। तो इसके अंदर सोडियम आयन और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। तो इस प्रकार से इसके कई प्रकार के उदाहरण हैं वो अपन ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ एक तो कैल्शियम आयन है और दूसरा दो इसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन है। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर क्या करते हैं, OH आयन है, ये सब क्या कर रहे हैं, जलीय विलयन के अंदर OH आयन दे रहे हैं। और OH आयन देने वाले क्या होते हैं, सब क्षार होते हैं। किस कल्पना के अनुसार, आरएनएस की सहकल्पना के अनुसार। अब जो आरएनएस की जो सहकल्पना दी गई थी उसके अंदर बताया गया कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ और जो क्षार है वो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो आरएनएस की संकल्पना के अनुसार जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं तो ये H+ और OH- आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या कर देते हैं, जो अम्ल और क्षार है जब उनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये जलीय विलयन में अम्ल के द्वारा हाइड्रोजन आयन और जो क्षार है उसके द्वारा जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन दिया जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, एक तो संगत लवण और दूसरे जल का निर्माण कर लेंगे। और इस प्रकार से जो संगत लवण बनाने की प्रक्रिया होती है इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के अंदर क्या होती है, जैसे इसके अंदर संगत अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अभिक्रिया के अंदर क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसलिए ये अभिक्रिया ऊष्मा
क्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। यानी जो अम्ल क्षार है उनकी आपस में होने वाली जो अभिक्रिया होती है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो होती ही है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, ऊष्मा निकलती है। तो ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं भी कहलाती है। अब इसके अंदर जो आर्सेनिक की संकल्पना इस प्रकार के जो अम्ल क्षार की संकल्पना दी गई थी उसके अनुसार अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। लेकिन कई ऐसे रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते। तो उनकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय होने की प्रकृति की जो अवधारणा थी वो आर्सेनिक के द्वारा नहीं समझाई जा सकी। तो उसको समझाने के लिए एक अन्य प्रकार के वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था ब्रोस्टेड एंड लोरी संकल्पना। उनके द्वारा इस प्रकार के पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देते हैं उनकी अम्ल और क्षार होने की प्रकृति को समझाया गया। अब इसके अंदर कुछ बिंदु और आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक आता है इसके अंदर जो बिंदु है वो है प्रबल और एक आता है दुर्बल। प्रबल अम्ल और क्षार भी हो सकते हैं और दुर्बल अम्ल और क्षार भी हो सकते हैं। एक आता है प्रबल अम्ल और एक आता है प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल या क्षार क्या होते हैं कि इस प्रकार के अम्लीय पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। यानी ऐसे अम्लीय पदार्थ जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो प्रबल क्षार है कि ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम में जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है उसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। जो प्रबल अम्ल हैं इसके उदाहरण आते हैं जो प्रबल अम्ल हैं इसका जो उदाहरण है एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल। ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं HNO3। इसी प्रकार से जो प्रबल क्षार है जो प्रबल क्षार है इसके उदाहरण आते हैं जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है कि जो प्रबल अम्ल है उसके उदाहरण होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। और जो प्रबल क्षार है जिसके उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आज हमने जो तनु और सांद्र विलयन है अम्ल और क्षार के उनके बारे में, आर्सेनिक की संकल्पना थी,
उसके बारे में, जिसके द्वारा अम्ल और क्षार क्या होते हैं, और एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में अध्ययन किया है। इसके आगे वाली जो कक्षा आएगी जिसके अंदर अपन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार और ब्रोस्टेड लोरी संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।